हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्ध अग्रवाल और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में। ये वीडियो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को फोकस पे रख के बनाया जा रहा है, तो प्रेफरेबल रहेगा कि ये वीडियो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ही देखें। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग शुरू करने से पहले पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया में दो तरह के कानून हैं पार्टनरशिप को लेकर के। पहला है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पहले द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में जानते हैं। इसके एज पर सेक्शन नंबर 4 के हिसाब से पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इससे हम इसका क्या मतलब हुआ, देखिए पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो पर्सन के बीच में। अब ये दो पर्सन क्या तो मैं और आप जैसे दो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, या फिर एक इंडिविजुअल एक लीगल एंटिटी भी हो सकता है, या फिर दोनों ही लीगल एंटिटीज हो सकते हैं, जैसे कि कंपनी हो गई, एचयूएफ हो गई, जो लीगल एंटिटी डिफाइन की गई है। दूसरा, पार्टनरशिप क्यों किया जा रहा है, एक बिजनेस एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए किया जा रहा है। यानी कि आप अगर कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। तीसरा, क्योंकि आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे कुछ प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट को आप दो हो या जितने भी पार्टनर्स हो उनके बीच में शेयर होगा। वो कोई भी एक पार्टनर पूरा नहीं रखेगा, वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा। तो ये तीन चीज़ें इस डेफिनेशन से हम सीख सकते हैं। अब इसके पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स में क्या क्या बनेगा। पार्टनरशिप फॉर्म का जनरली कोई अलग से ऐसा कुछ अकाउंटिंग फॉर्मेट नहीं है। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग होती है वैसे ही यहाँ पे भी पार्टनरशिप फॉर्म में भी अकाउंटिंग किया जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना होगा, और जितने पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट या कैपिटल और करेंट अकाउंट जो भी जैसा भी नेचर रहेगा उस हिसाब से हमें ये दो अकाउंट्स भी ज़्यादा बनाने होंगे। अब हम जानते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स, जिसमें हर तरह की बातें पहले से ही म्यूचुअली डिसाइड करके मेंशन कर दी जाती है। कुछ इन डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ रूल्स है जो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पहले से बताते हैं। तो अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल रहेंगे आपके पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर में, वो बताया गया है। पहला कि कोई किसी भी पार्टनर को सैलरी का अधिकार नहीं रहेगा, नो पार्टनर विल बी हैविंग अ राइट टू सैलरी। दूसरा, नो इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, आपके कैपिटल पे कोई भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। तीसरा, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, जो भी आप अपने फॉर्म से कैपिटल विड्रॉ करेंगे या जो भी आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो भी आप अपने फॉर्म से करेंगे उसे ड्राइंग्स कहा जाता है, तो उस ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। चौथा, अगर आप अपने फॉर्म को कुछ लोन प्रोवाइड करते हैं तो उस पर आपको फ्लैट रेट ऑफ 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पाँचवा, प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो आपको इक्वली शेयर करना होगा। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाला भी जो पॉइंट है वो आपको तभी मिलेगा जब आपके फॉर्म में प्रॉफिट होगा। अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉफिट नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन भी एज अ पार्टनर नहीं मिलेगा। तो ये कुछ रूल्स है। अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनवाते अपने पार्टनरशिप फॉर्म में काम करने से पहले, अगर आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं रजिस्टर करते अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये रूल्स आपके ऊपर में एप्लीकेबल रहेंगे। ये आप जान लेते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में। ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट क्यों लाया गया था, क्योंकि हमारे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग ये था कि पार्टनर जितने भी हैं एक फॉर्म में, अगर कुछ भी उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड रहती है। यानी कि अगर फॉर्म में टोटल 10 लाख का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है और अगर 1 करोड़ की लाइबिलिटी अराइज होती है इन एनी सर्कमस्टेंस, तो सारे पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स बेच करके वो 1 करोड़ की लाइबिलिटी पे करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो काफ़ी अनलिमिटेड रहती है। तो ये जो बहुत बड़ा शॉर्टकमिंग था द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, उसे यहाँ पे कवर किया गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में। नाम से ही पता चल रहा है लिमिटेड लाइबिलिटी है। आपके यहाँ हर पार्टनर की जो लाइबिलिटी होगी वो टू द अमाउंट ऑफ हिज शेयर लिमिटेड रहेगा।
यहाँ जो भी आपकी यहाँ पे एज अ पार्टनर आपकी जो भी लाइबिलिटी है वो आपके कंट्रीब्यूशन तक ही लिमिट रहेगी, आपके पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाएगा फॉर्म की लाइबिलिटी पे करने के लिए। हाँ, अगर आप जानबूझ करके कोई फ्रॉड करते हैं या कुछ भी मिसकंडक्ट करते हैं, तब आप फुल्ली लाइबल हो जाएंगे, तब आपके ऊपर में अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी, अदरवाइज नहीं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपके फॉर्म को कोई लीगल एंटिटी या लीगल स्टेटस नहीं देता है, और यहाँ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में आपको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिलेगी, आपके फॉर्म को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी। तीसरा, वहाँ पे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, पर यहाँ एलएलपी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। चौथा, यहाँ पे द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कोई परपेचुअल सक्सेशन नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि फॉर्म की अपनी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में, इसीलिए उसका कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, पर एलएलपी में होता है। और इन आईपीए यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है और मैक्सिमम एज पर एक्ट तो 100 है, पर रूल में 50 प्रिस्क्राइब किया गया है। और एलएलपी में भी मिनिमम नंबर ऑफ 2 है, पर मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। और एक और बता देता हूँ, जैसे पार्टनरशिप आईपीए के अंदर में पार्टनर जो है वो फॉर्म और पार्टनर जो है वो फॉर्म और दूसरे पार्टनर के लिए भी एजेंट और प्रिंसिपल का ही रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे एलएलपी के अंदर में पार्टनर सिर्फ फॉर्म के एजेंट हैं, बस दूसरे पार्टनर्स के वो एजेंट नहीं होते हैं। आईपीए में रजिस्ट्रेशन क्यों एडवाइजेबल रहता है, इसका एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि भाई जब अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है आईपीए के अंदर में, तो आप किसी थर्ड पार्टी को आप तो स्यू कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है, पर थर्ड पार्टी आपको स्यू कर सकता है। ये एक और पॉइंट रहता है आईपीए के अंदर में। अब हम शुरू करते हैं इसके अकाउंटिंग के बारे में कि भाई अकाउंटिंग कैसे किया जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से मतलब स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे आईसीए के मॉड्यूल में, पहले उसे देख लेते हैं। कह रहा है कि ए बी सी पार्टनर है एक फॉर्म में, जिनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो है 2:3:5। उनका फिक्स कैपिटल्स है, ए का 15 लाख, बी का 30 लाख, सी का 60 लाख। और फॉर द ईयर 2022 उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 12% ले लिया था इंस्टेड ऑफ 10%। तो हमें इसको एडजस्ट करने की नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। अब ये क्वेश्चन ऐसा कोई ज़्यादा कोई रफ एंड टफ नहीं है, छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लॉजिक समझिए कि ए का कैपिटल है 15 लाख, बी का है 30 लाख, सी का है 60 लाख। इनको 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, पर इन लोगों ने 12% का इंटरेस्ट गलती से चार्ज कर लिया है। तो वो जो 2% इंटरेस्ट इन्होंने ज़्यादा लिया है, वो एक्चुअल में वो 2% इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, जो कि इनके कैपिटल के रेशियो में जा चुका है। तो हमें कुछ नहीं है, वो 2% का डिफरेंस पहले निकाल लेना है। वो 2% निकाल लेना है कि वो 2% कितना होता है। तो ए का आएगा आपका 30,000 30,000, बी का आएगा 60,000, सी का आएगा 1,20,000 1,20,000। तो ये इन्होंने ज़्यादा ले लिया है इंटरेस्ट। तो अब ये जो ज़्यादा एक्सेस इंटरेस्ट लिया है इन्होंने, उसे हमें कलेक्ट करके उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ए ने 30,000 ज़्यादा लिया, बी ने 60,000 ज़्यादा लिया, सी ने 1,20,000 ज़्यादा लिया, तो टोटल होता है 2,10,000। अब ये 2,10,000 को 2:3:5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। तो 2:3:5 में आप करेंगे, इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए का आएगा 42,000, बी का आएगा 63,000 और सी का आएगा 1,05,000। अब आप लॉजिक ही समझिए कि भाई ए को मिलना चाहिए था 42,000, बी को 63,000 और सी को 1,05,000। और इन लोगों ने ले कितना लिया है 30,000, 60,000, 1,20,000। यानी कि अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो ए के पास 12,000 कम आया, बी के पास 3,000 कम आया और सी के पास 15,000 ज़्यादा चला गया। तो कुछ नहीं है, सी से 15,000 ले लो और ए और बी के
कैपिटल अकाउंट में 12,000 और 3,000 रिस्पेक्टिवली क्रेडिट कर दो, बस, और कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। तो अब अपन चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ऊपर में। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है उसे कैसे एप्रोप्रिएट किया जाना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। एक क्वेश्चन है कि भाई ए और बी ने बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी 2022 को, 30,000 20,000 इनका कैपिटल था। इनके पार्टनरशिप डीड के हिसाब से तो इनके पार्टनरशिप डेट के हिसाब से बी को सैलरी मिलना चाहिए था 500 रुपये पर मंथ का, और इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 6% पर एनम के हिसाब से। रिमेनिंग प्रॉफिट जो होता वो इन्होंने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना था। 2022 में फर्म को प्रॉफिट हुआ, और बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी और इंटरेस्ट, और उसका इंटरेस्ट ऑन और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो था 25,000। और ड्यूरिंग द ईयर इन दोनों ने कुछ ड्राइंग्स भी किया है। ए ने 8,000 निकाले, बी ने 10,000 निकाले। तो अब हमें जनरल एंट्रीज देना है। तो सिंपल है, ज़्यादा कुछ, ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा कोई रफ एंड टफ नहीं है। सबसे पहले बी को उसका सैलरी दे दो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने कितना है 25,000 है, उसमें से पहले बी को 6,000 रुपये का सैलरी दे दो, 19,000 बचा 19,000। उसमें से फिर ए और बी को उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 1,800 1,200 रिस्पेक्टिवली। 19 में से 3 गया, 16,000 बचा। 16,000 को रेशियो दिया हुआ है 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आएगा 10,000 और 6,000। बस यहाँ है एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल देके काम अपना खत्म करो। तो ये भी काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा रफ। फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। पार्टनरशिप के अंदर में आप क्या तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं, जिसमें आपका कैपिटल अकाउंट जो है वो फिक्स रहेगा। वो मतलब आपने जो इनिशियली जो आपने कैपिटल डिपॉजिट किया है, मान लो दोनों पार्टनर ने 50-50 हज़ार रुपया डिपॉजिट किया है, तो वो 50-50 हज़ार रुपया कैपिटल अकाउंट में फिक्स रहेगा। बाकी जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना है, या सैलरी जो भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना है, बाकी जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है, सैलरी मिलना है, शेयर मिलना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना है, ये सारा कुछ करेंट अकाउंट से होता है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, एक ही कैपिटल अकाउंट है, उसी में आपका कैपिटल प्लस जो भी उस पर इंटरेस्ट है, प्लस सैलरी, प्लस शेयर, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होता है, सब कुछ उसी में होता है। तो इससे क्या होगा कि बैलेंस आपका हर साल फ्लक्चुएट करेगा, तो इसीलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कहते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे शिल्पा संजू 2 पार्टनर्स हैं, 1,60,000 इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, और शिल्पा ने 30,000 और इंट्रोड्यूस किए थे 1 जुलाई 2022 को, और 20,000 और इंट्रोड्यूस किए 31 अक्टूबर 2022 को। तो इंटरेस्ट निकालो। तो नॉर्मल सा चीज़ है, आप जब भी डिपॉजिट करोगे उस दिन से ईयर एंड तक के बीच में जितना टाइम होता है आपको उतना इंटरेस्ट देना है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। फिर वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप जब भी विड्रॉ करते हो आपको तब से लेकर के ईयर एंड तक का इंटरेस्ट लगा देना है, चार्ज कर देना है। बस थोड़ा सा एक पॉइंट बता दूंगा कि अगर एवरी मंथ के बिगनिंग में अगर आप कुछ फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसका 6.5 अपॉन 12 रहेगा। मिडिल ऑफ एवरी मंथ में 6/12 हो जाएगा, और एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5 अपॉन 12 हो जाएगा। और अगर ईच क्वार्टर में कुछ विड्रॉ करते हो, बिगनिंग में उसके 7.5 अपॉन 12, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 6/12, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में 4.5 अपॉन 12। और अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हमेशा 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट किया जाएगा, और उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर रहेगा 6/12। वही 6 मंथ के लिए कर रहे तो हाफ 6/12। फिर आ जाते हैं गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। कुछ केसेस, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एक केस क्या होता है कि 4 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी। ए बी जो है वो प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेंगे, और सी और डी सिर्फ प्रॉफिट के पार्टनर्स हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। मतलब नहीं हुआ मतलब कि क्या तो ज़ीरो है तब तो कोई बात ही नहीं है, और अगर लॉस हुआ तो वो उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। यानी कि ये फॉर्म में ए और बी ही लॉस के पार्टनर हैं, जो भी लॉस होगा वो ए और बी का ही है, और बाकी सी और डी को अगर प्रॉफिट मिला तो ठीक, नहीं तो उनको अपने पास से कुछ नहीं देना है। पर
अब डी क्या कह रहा है कि नहीं, मुझे एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी भी चाहिए कि मैं लॉस तो मैं दूंगा ही नहीं, पर मुझे हर साल एक कितना मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो। तो ए बी सी चाहे तो मिलकर की गारंटी दे सकते हैं डी को कि भाई ठीक है, तुमको हर साल हम 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे ही देंगे, मतलब तुमको तुम्हारा शेयर देंगे ही देंगे। और वो जो भी 2 लाख, मान लो 2 लाख का गारंटी मिला हुआ है, तो जो 2 लाख है वो ए बी सी क्या तो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या फिर ए बोला कि नहीं हाँ मैं ही 2 लाख रुपए पूरा दे देता हूँ, और या फिर ए और बी मिल करके एक अग्रीड रेशियो में दे डी को वो 2 लाख रुपए देंगे। तो ये भी एक केस होता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट के अंदर। अब आ जाते हैं हम लोग कैपिटल रेशियो के ऊपर में। कुछ डिफरेंट नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ रहता है 5:3:2, 2:3:5 जो भी रहता है, उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस बांटना रहता है पार्टनर्स के बीच में। कैपिटल रेशियो में अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो करते हो, तब तो जो कैपिटल है आपका, उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और अगर फ्लक्चुएटिंग है, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है, आपको वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना पड़ता है। ए और बी ने पार्टनरशिप बनाया 50,000 30,000 लगा करके, प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में शेयर करना था, और दिया गया है, और कुछ डिटेल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा 1 जनवरी 2022 है डेट का, मतलब यहाँ पे कैलेंडर ईयर को फॉलो किया जा रहा है। 31 मार्च को ए 5,000 और लगाता है फॉर्म के अंदर में, और बी 2,000 रुपया विड्रॉ कर लेता है। तो अब यहाँ बनेगा ए का 55,000 हो जाएगा, बी का 28,000 रह जाएगा। फिर 1 जुलाई को बी 9,000 और लगाते हैं, और ए 3,000 निकाल लेते हैं। वैसे ही 1 सितंबर को 5,500 ए और इंट्रोड्यूस करते हैं, बी 1,000 निकाल लेते हैं। फिर 1 नवंबर को बी 4,000 और लगाते हैं, और ए 4,500 निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि बार बार कैपिटल लगाए जा रहे हैं, निकाला जा रहा है, लगाए जा रहे हैं, निकाला जा रहा है। तो कैपिटल रेशियो क्या बनना चाहिए? अब अगर आप सिंपल सीधा सिंपली सीधा मतलब ओपनिंग या क्लोजिंग, अगर ओपनिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो या क्लोजिंग के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, वो थोड़ा गलत हो जाएगा। तो आपको जो है वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करना होगा कि भाई ये पैसा कितना समय तक रहा फॉर्म के अंदर में, उस हिसाब से जो है कैपिटल को कैपिटल रेशियो डिसाइड होगा। तो ए का जो 50,000 है वो 3 महीने तक 50,000 रहा, यानी जनवरी फरवरी मार्च। तो प्रोडक्ट तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख। फिर वो 55,000 बन गया। तो वो 55,000 कितने समय तक 55,000 रहा? 3 महीने के लिए रहा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन। फिर 9,000 निकाला, 3,000 निकाला उसने, 52,000, फिर 57,500 रिस्पेक्टिवली। टोटल प्रोडक्ट आएगा 640। फिर वैसे ही बी का भी सेम वैसे ही करना है, 4 लाख। अब 64/40 इसको सिंप्लीफाई कर दो 8:5, बस इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। तो कोई ज़्यादा कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं कर सकते। फिर ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट लॉस। अब फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, और ये अपना प्रॉफिट लॉस इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में शेयर करते हैं, यानी भाई वेटेड एवरेज लगाना है। 1 लाख है और 60,000 रिस्पेक्टिवली इनके कैपिटल अकाउंट में था एज ऑन 1 जनवरी 2022। फिर भाई 10,000 इंट्रोड्यूस किया, 5,000 इंट्रोड्यूस, 30 सितंबर को 40,000 निकाल लिया। फिर 1 जुलाई 2022 को बी ने इंट्रोड्यूस किया, और फिर कुछ अमाउंट ये लोग विड्रॉ भी करते हैं हर महीने। जैसे फिर ये कुछ अमाउंट ये लोग विड्रॉ भी करते हैं, जैसे 1,000 रुपये हर महीने के एंड में निकालते हैं, यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो रहेगा 5.5/12। और बी जो है वो 1,000 रुपये उसने 30 जून को निकाला, और 5,000 उसने 30 सितंबर को निकाला। तो ये डेट यह दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस डेट से एंड ऑफ द ईयर तक कैलकुलेट कर लेंगे। IOC 12% पर एनम अलाउड है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम चार्जेबल है। डेट ऑफ क्लोजिंग 31 दिसंबर ही है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, आईओसी निकालना है और आईओडी निकालना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे किया जाएगा। सबसे पहले भाई हमें देखना है कि एक लाख रुपए कितने महीने तक इन्वेस्टेड था। वो 3 महीने तक इन्वेस्टेड था तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 3 लाख। फिर 1,10,000 रुपये कितने महीने तक इन्वेस्टेड था 3 महीने के लिए, तो उसका प्रोडक्ट आ जाएगा 3,30,000। फिर उसने 5,000 और इंट्रोड्यूस किया था तो 1,15,000 3 महीने तक के लिए इन्वेस्टेड था तो वो 3,45,000 होता है। फिर उसने 40,000 विड्रॉ भी कर लिया था तो अब 75,000 का कैपिटल 3 महीनों के लिए इन्वेस्टेड था तो 2,25,000। इसका ऑल टोटल प्रोडक्ट हो जाता है 12 लाख। सिमिलरली बी का 60,000 जो 60,000 है वो 6 मंथ्स तक इन्वेस्टेड था तो 60,000 इंटू 6 3,60,000 और 90,000 फिर मतलब 30,000 उसने और इंट्रोड्यूस किया था तो 90,000 इन्वेस्टेड था 6 महीनों के लिए तो 5,40,000। ऑल टोटल होते हैं 9 लाख। तो इनका कैपिटल रेशियो बन जाएगा 12:9, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4:3 आते हैं। अब उस पर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है क्योंकि प्रोडक्ट मेथड से हम लोगों ने कैपिटल निकाला हुआ ही है तो बस 12% इंटू 1/12 कर देने से इनका इंटरेस्ट आ जाएगा और ए और बी का आएगा 12,000 और 9,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देना है क्योंकि दिया हुआ है कि ए हर महीने के एंड में 1,000 विड्रॉ करता था तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 5.5/12 लगा करके 10% के हिसाब से 12,000 पे हम निकाल लेंगे ए का, तो जो आएगा 550 और बी का तो डेट्स दिया हुआ है तो वो पीरियड के हिसाब से निकाल लिया जाएगा। ये लास्ट इलस्ट्रेशन है इस वीडियो का, ये एक और देख लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। ए और बी पार्टनर है, 3:2 इनका PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी को 1/6 शेयर के लिए ये एडमिट करते हैं और इसको गारंटी मिलता है 2.5 करोड़ का। 9 करोड़ का प्रॉफिट होता है फॉर्म को। अब हमें 3 केसेस दिए गए हैं, पहला गारंटी फॉर्म ने दिया है, दूसरा ए ने दिया है और तीसरा केस में ए और बी ने इक्वली दिया है। तो जब भी फॉर्म ने गारंटी दिया है तो पहले देख लेते हैं 9 करोड़ का 1/6 कितना होता है। तो 9 करोड़ का 1/6 होता है अपने 1.5 करोड़, तो ये 2.5 करोड़ से कम है। तो 1 करोड़ का जो डेफिशिएंसी है क्योंकि फॉर्म ने दिया है तो वो 3:2 में हमें ए और बी से रिकवर करके सी को देना होगा, तो वही किया गया है। सी को 2.5 CR पहले क्रेडिट कर दिया गया और जो अमाउंट बचा वो 3:2 में ए और बी को दे दिया गया। जब गारंटी ए पूरा देता है तब। अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है क्योंकि सी एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ए और बी का ओल्ड रेशियो जो था वो 3:2 का था। सी एडमिट हुआ, सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। तो न्यू रेशियो जो बनेगा ए और बी और सी के बीच में, सी का तो 1/6 है ही और 1/6 में से 1/6 इसको सी को दे दिया गया, तो 5/6 बचा। ये 5/6 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 3:2 में, तो कर देते हैं। तो ए का हो जाएगा 5/6 का 3/5 और बी का हो जाएगा 5/6 का 2/5। तो 5/5 कैंसिल कर दो, यहाँ बचा 3/6 और यहाँ बचा 2/6, यानी 3/6 यानी 2/6 यानी 3:2:1। तो ये इनका नया रेशियो निकल गया। अब नए रेशियो के हिसाब से तो अब सी को भाई 1 करोड़ का डेफिशिएंसी है, तो ये 1 करोड़ हम पूरा का पूरा ए से ले लेंगे और बी का जो 2/6 शेयर है वो 3 करोड़ उसको वैसे मिल जाएगा। ए का 3/6 है तो 4.5 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस करके 3.5 करोड़ ए को दे देंगे। और ए और बी का इक्वली जब ये गारंटी दे रहे हैं तब 50-50 लाख रुपए
हम कम कर देंगे ए और बी के शेयर में से, तो वही 4 करोड़ और 2.5 करोड़ ए और बी को मिलेगा और सी को 2.5 करोड़। बस आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।